Good morning, students. In our last class, we have discussed the self-inductance and the self-induction, right? And we have also derived the expression for the self-inductance and self-induction. Now, from today, we are going to start our next topic, that is the mutual induction. So, जैसे हमने एक कॉइल के लिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, वैसे ही हमको दो कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है, राइट? सो वहाँ पे हमको एक ही कॉइल थी या एक ही कंडक्टर था, और उसमें जब हम करंट फ्लो करवा रहे थे तो उसका जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा था, और उस फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, राइट? यहाँ पर हम दो कॉइल्स लेंगे, और वन वुड बी द प्राइमरी कॉइल एंड द अनदर वुड बी द सेकेंडरी कॉइल। और जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो उसके कारण सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस तरीके के इंडक्शन को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सो डिफरेंस इज द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि वहां पर आपके पास एक ही कॉइल थी और यहाँ पे आपके पास दो कॉइल्स हैं। तो हमने सबसे पहले एक प्राइमरी कॉइल ली, लाइक दिस। आई हैव टेकन अ प्राइमरी कॉइल लाइक दिस, और इसी के पास में मैंने एक सेकेंडरी कॉइल ले ली है, विच इज लाइक दिस, राइट? मैंने इस प्राइमरी कॉइल से एक बैटरी को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ अ की। सो जब हमने इस प्राइमरी कॉइल के साथ एक बैटरी को कनेक्ट किया है, और इस सेकेंडरी कॉइल में मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर प्लेस कर दिया, राइट? तो जो बैटरी है वो प्राइमरी कॉइल से कनेक्टेड है। लेट द प्राइमरी कॉइल इज डिनोटेड बाय P एंड द सेकेंडरी कॉइल इज डिनोटेड बाय S। सो जब प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो होगा तो उस करंट के कारण जो प्राइमरी कॉइल है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी जो है वो चेंज होगा, राइट? व्हेन वी मेड टू फ्लो थ्रू द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, then the flux associated with the then the magnetic flux associated with the primary coil changes, right? और जब हम इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके कारण आपको सेकेंडरी कॉइल में भी जो गैल्वेनोमीटर है वहां पे भी डिफ्लेक्शन जो है वो शो होगा, राइट? सो फ्रॉम हियर यू कैन कंक्लूड दैट when the current is made to flow through the primary coil, then the flux associated with the secondary coil also changes, and due to the change in the flux of the secondary coil, an EMF is induced in the secondary coil, due to which an induced current will flow through the secondary coil. और इस तरीके के इंडक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अगेन द सेम थिंग जो हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन के केस में की थी, कि किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके, राइट? सो द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहाँ से अगर मैं ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं, और इफ आई इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर, सो दैट कांस्टेंट विल बी m and I. What is this m here? M is the mutual inductance, right? जैसे वहां पे हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए L लिखा था, वैसे यहाँ पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए M लिखेंगे, और यू कैन राइट दिस M is equals to phi by I, right? So from here you can find out the value of M. Also जिस तरीके से हमने प्रीवियस केस में phi is equals to L प्रूव किया था, वैसे ही अगर यहाँ पे जो करंट है वो 1 एम्पियर हो, राइट? इफ द करंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज यूनिट करंट, दैट इज 1 एम्पियर, तो उस केस में जो सरफेस है उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स हो जाएगा वो फाइ किसके बराबर हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस के, दैट इज M के बराबर, राइट? ये सारी चीजें हमने सेल्फ इंडक्टेंस के केस में भी की थी, तो इट मस्ट बी इजियर टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो फेराडे के सेकेंड लॉ से आपको पता है E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। हमको EMF और फ्लक्स के बीच का रिलेशन पता है, दैट E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी।
ऑल्सो स्टूडेंट्स आपको फाई की वैल्यू पता है, दैट इज एम आई। तो यहाँ पे हम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी विल गेट माइनस डी बाई डी टी। फाई की जगह पे मैंने लिख दिया एम आई। ये जो एम है वो कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड यू विल गेट डी आई बाई डी टी हियर। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ flow of current is 1 ampere current is flowing through the circuit in 1 second, then this di by dt is equals to 1 ampere by 1 second, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा E is equals to minus m। सो आप ये बोल सकते हो कि अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट 1 एम्पियर पर 1 सेकेंड है, तो उस केस में जो कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, दैट इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू the negative numeric value of mutual inductance, right? So इस तरीके से हम E और M के बीच का जो रिलेशन है उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So I hope this thing must be clear to all the students. Now one of the important derivation of the chapter we are going to do here, हम एक सोलेनॉइड लेंगे। सोलेनॉइड क्या होता है वो आपको पता है। एक सोलेनॉइड हम लेंगे, उस सोलेनॉइड में के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे, राइट? सो वी हैव टेकन अ लॉन्ग सोलेनॉइड और उसके लिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डिराइव किया एक एक्सप्रेशन। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लंबा सोलेनॉइड हमने लिया जिसके लिए हमको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। सो बेसिकली सोलेनॉइड जो है वो अगर हम एक कंडक्टर वायर को बहुत सारे कॉइलिंग कर दें उसकी, तो उसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड, राइट? तो यहाँ पे हमने एक कॉपर वायर लिया जिसकी हमने वाउंडिंग कर दी, and the length of solenoid is taken to be L. Let L be the length of the solenoid that you have taken, right? Let the number of turns in the coil be small n. अगर हम यूनिट एरिया की बात करें तो यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं? स्मॉल n के बराबर। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, लेट दैट बी डिनोटेड बाय कैपिटल N। अगर यूनिट में स्मॉल n है और टोटल लेंथ L है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? n into L, राइट? दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट एरिया इनटू द टोटल लेंथ। ऑल्सो जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट? सो जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया पाई आर स्क्वायर, दैट ऑल्सो वी हैव टेकन हियर। सो स्टूडेंट्स आपको पता है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, दैट इज V इज इक्वल्स टू न्यू नोड इनटू Ni, राइट? ये एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में जब किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन बाय B इज इक्वल्स टू न्यू नोड इनटू Ni, राइट? नाउ हमको ये भी पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू NPA, हियर द N शुड बी द कैपिटल N, राइट? ये चीज भी हमको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स दैट phi इज इक्वल्स टू NBA, राइट? नाउ यहाँ पर अगर मैं इस B की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो आई विल गेट दिस phi इज इक्वल्स टू N, B की जगह पे हमने लिख दिया न्यू नोड इनटू Ni इनटू A, where A is the cross sectional area of the wire, right? That is pi r square. नाउ एक चीज हमको और पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्या पता है? phi इज इक्वल्स टू Li, राइट? ये चीज भी हमको पता है। अब
सिंस ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो फाई के बराबर है, सो वी कैन से दैट द RHS ऑफ बोथ द इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। इन दोनों के जो RHS होंगे वो इक्वल होंगे, एंड यू कैन राइट NIA इज इक्वल्स टू LI। हमने क्या किया, दोनों के RHS को इक्वेट कर दिया क्योंकि ये दोनों ही फाई के बराबर हैं, दैट इज फ्लक्स के बराबर हैं। ऑल्सो यहाँ पे so we can just cancel I by I, right? दोनों साइड से हम I को कैंसिल कर देंगे simply, so that you will get L की वैल्यू from here, that is L is equals to capital N into new node into small n into A, right? कैपिटल N की वैल्यू आपको पता है, दिस इज NL, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू, दैट इज स्मॉल n into L, और यहाँ से आपके पास कैपिटल L के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज न्यू नोड इनटू L A n स्क्वायर, राइट? सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इसको एक्चुअली हम लोग कैपिटल N के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल। इस यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल N एज इट इज, इस स्मॉल n को हम लिख देते हैं स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन में L। सो हमने इस स्मॉल n को लिख दिया कैपिटल N अपॉन में L, और फ्रॉम हियर यू विल गेट n स्क्वायर न्यू नोड A बाय L। एक्चुअली यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए होंगे जनरली, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल N के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, राइट? सो this will be the expression for the self inductance of a long solenoid। एक लंबे सोलेनॉइड के लिए जो टोटल इंडक्टेंस होगा उसके लिए एक्सप्रेशन कैन बी गिवन बाय दिस। अच्छा, देयर इज वन करेक्शन हियर, ये जो L है दिस इज द स्मॉल L, राइट? where small l is the length of the solenoid and capital L is the self inductance। so this will be the value of the self inductance। यूनिट लगा देंगे हेनरी। नाउ यहां से आप इस L की डिपेंडेंसी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो L है उसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी दैट दिस L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, दिस L इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये तो कांस्टेंट है, A एज वेल, दिस L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में L। सो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा इंडक्टेंस, राइट? ऑल्सो दिस L इज प्रोपोर्शनल टू A एज वेल, मतलब जो सरफेस एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वायर का, उस पर भी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑल्सो दिस L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज स्मॉल l। अगर सोलेनॉइड बड़ा तो उस केस में जो इंडक्टेंस है वो कम, और अगर सोलेनॉइड छोटा तो जो इंडक्टेंस है वो ज्यादा, राइट? सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपिटल L, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ जैसे हमने यहाँ पर एक सिंगल सोलेनॉइड के लिए निकाला, वैसे ही हमको दो सोलेनॉइड्स लेने हैं और उन दोनों के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो कैलकुलेट करना है, राइट? यहाँ पे एक ही सोलेनॉइड था तो हमने उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था। सेकेंड केस में हम दो सोलेनॉइड्स लेंगे और उन दोनों के कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लेट अस डू दैट डेरिवेशन नाउ। तो यहाँ पर हमने दो सोलेनॉइड्स लिए हैं और उन दोनों सोलेनॉइड्स के कारण, मतलब एक में हम करंट फ्लो करवाएंगे और दूसरे में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो सपोज आई हैव टेकन वन सोलेनॉइड दैट इज S1 हियर, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो इस डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, राइट? इसी के साथ हम एक दूसरा सोलेनॉइड लेते हैं लाइक दिस, और हमने यहाँ पर एक दूसरा सोलेनॉइड लिया है और इसको हम नाम दे देंगे S2 हियर। सो वी हैव टेकन टू सोलेनॉइड्स S1 एंड S2
जो करंट है वो हमारे S1 के थ्रू फ्लो हो रहा है, जो प्राइमरी सोलेनॉइड है या जो प्राइमरी कॉइल है उसको वो हम S1 मानेंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो S2 होगी, राइट। सो द सेम थिंग सबसे पहले जो हमने पिछले वाले केस में की थी, B के लिए भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, दैट इज B इज इक्वल्स टू न्यू नोड इनटू Ni, राइट। लेकिन यहाँ वहां पर तो एक ही सोलेनॉइड तो था तो सिर्फ B आ गया था, लेकिन यहाँ पे हम दो सोलेनॉइड्स ले रहे हैं, तो पहले वाली के लिए जो B1 होगा, मतलब फर्स्ट सोलेनॉइड के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज इक्वल्स टू B1 इज इक्वल्स टू न्यू नोड इनटू N1 into I, right? Where N1 is the number of turns in first solenoid and I1 is the current that is flowing through the first solenoid, right? Similarly, N2 और I2 हो जाएंगे number of turns in secondary coil, और I2 हो जाएगा number of the value of current flowing through the secondary coil S2, right? Now, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि फर्स्ट सोलेनॉइड के कारण सेकेंड वाले सोलेनॉइड पर जो फ्लक्स होगा, दैट इज आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद 521. व्हाट इज दिस 521 शोइंग हियर, कि फर्स्ट वाले सोलेनॉइड के कारण सेकेंड वाले सोलेनॉइड पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो चीज या जो फ्लक्स में चेंज होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट के कारण सेकेंड में जो change in flux होगा, that thing we are going to calculate here. So by the definition of phi, you know that phi is equals to NBA, right? What is the value of this N here? N is equals to N into L, और यहाँ पे हम कौन सी वाली कॉइल की बात कर रहे हैं? We are talking about the second coil, right? सेकेंड वाले सोलेनॉइड में हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो N हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? N2. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली N2 इंटू L इंटू B इंटू A, राइट। सो दिस थिंग यू हैव गॉट फ्रॉम, ऑल्सो आपको B भी लिखना पड़ेगा। तो करंट, चूंकि हम S1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन B1 हियर, राइट। वाई आई हैव रिटन B1, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट वाले कॉइल के कारण प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ तक हमने सारी चीजें लिख ली। अब जो हमारे पास B1 की वैल्यू यहाँ से आई है उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो दैट यू विल गेट 521 इज इक्वल्स टू N2 एज इट इज, L एज इट इज, B1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी एंड आई विल गेट न्यू नोड इंटू N1 इंटू I1 एंड A आई हैव रिटन एज इट इज, राइट। सो हमने कुछ नहीं किया है, सारी वैल्यूज जो हैं वो बस एज इट इज पुट कर दी हैं फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस दैट वी हैव। अगर यहाँ से मैं इक्वेशंस को थोड़ा सा टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, सो आई विल गेट दिस 521 इज इक्वल्स टू न्यू नोड इनटू N1 N2 I1 L A. So you can say that this much will be the value of flux, that is this is the value of the magnetic flux due to solenoid 1 on solenoid 2, right? solenoid 1 के कारण solenoid 2 पर जो वैल्यू होगी फ्लक्स की वो कितनी हो जाएगी? that can be given by the expression that I have written over here. लेकिन एक चीज आपको और पता है, by the definition of phi is equals to mi, एक चीज और पता है that 521 is equals to M21 into I2, right? Sorry, I1, because the current is flowing through the first coil, so I have written I1 here. मतलब कि फर्स्ट कॉइल के कारण सेकेंड कॉइल पर जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट के कारण सेकेंड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके इनटू फर्स्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। सो यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सो यू विल गेट M21 into I1 is equals to न्यू नोड into N1 into I1 into L into A, और I1 से I1 कैंसल, राइट। तो यहाँ से आपके पास M21 की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू न्यू नोड इंटू N1 N2 L इंटू A। सो फर्स्ट कॉइल के कारण सेकेंड कॉइल पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा
उसकी वैल्यू वी हैव जस्ट डिराइव, दैट इज न्यू नोड N1 N2 LA। इसी का जस्ट उल्टा केस लेकर चलते हैं कि जब सेकेंडरी कॉइल में हम करंट फ्लो करवाएंगे, मतलब S2 में हम करंट फ्लो करवाएंगे और उसके कारण S1 में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, राइट। तो वो जस्ट इसी का केस 2 हो जाएगा। तो जहां जहां पे 1 है वहां वहां पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। आई होप बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं वो इन्वर्ट हो गई हैं। यहाँ पे हमने करंट S2 में फ्लो करवाया है और उसके कारण हम S1 में जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यू विल गेट B2 इज इक्वल्स टू न्यू नोड N2 I2। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ पे 2 रख देंगे। यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ऑल्सो जो फाई है वो फाई 1 2 हो जाएगा। दिस इज 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2 एज वेल हियर। अगेन 1 2 2, दिस विल बी 1 2 हियर, 1 2 I2 1 2 I2, ये तो N1 N2 है ही। दिस विल बी I2 से I2 कैंसल एंड यू विल गेट M12 इज इक्वल्स टू न्यू नोड N1 N2 LA, राइट। सो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर M12। यहां से हम एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले सोलेनॉइड पे सेकेंड वाले सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेकेंड वाले पे फर्स्ट वाले के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों ही केसेस में जो M है वो सेम है। दैट इज फर्स्ट के लिए सेकेंड पे म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेकेंड पे फर्स्ट के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कैलकुलेट करो, दोनों ही केसेस में जो कैपिटल M की वैल्यू है वो सेम आएगी, राइट। और इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। दिस इज कॉल्ड एज द रेसिप्रोसिटी theorem. So it can be asked you in this way also, so that must be clear to all of you. Also यहाँ से अगर मैं इस स्मॉल n को कैपिटल N की टर्म्स में लिखूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको कैपिटल N की वैल्यू पूछी जाएगी, सो यू कैन राइट m इज इक्वल्स टू न्यू नोड इंटू, ये हो जाएगा N1 by L इंटू N2 by L इंटू L, और A एज इट इज आई हैव रिटन, L से L कैंसल एंड यू विल गेट m is equals to new node into N1 N2 by A by L. This is the expression for the mutual inductance in terms of capital N1 and capital N2, right? So I hope this must be clear. So students, in this way we can solve the numericals that are based on the self inductance as well as the mutual inductance. Right, so that's all for today's class. The further topics we will study in our next class. Thank you.